गुड गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज से हम अपने केमिस्ट्री का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और सिलेबस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ ज़रूरी बातें बता देना चाहता हूँ कि एक तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी होगी शायद कि आप लोगों का सिलेबस कुछ डिडक्ट कर दिया गया है ड्यू टू कोरोना वायरस। अपनी जो कोर्स है वो डिले हुआ है काफ़ी, तो इसलिए जो है बोर्ड ने 30 to 40% सिलेबस कम किया है। और जो कम किया है वो बेसिकली कोई पूरा चैप्टर नहीं हटाया है, बल्कि चैप्टर्स में से बीच बीच में से टॉपिक्स जो है स्किप किए हैं। और उसके लिए आप स्कूल में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्कूल में जो है पता चल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हटाए हैं। ठीक है। और अपन जो है अभी अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आपको याद होगा मैंने कुछ फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड या बेसिक केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको लेक्चर्स भेजे थे कि व्हाट इज़ केमिस्ट्री, क्योंकि आप 11th क्लास में आए हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि केमिस्ट्री क्या होती है और कहाँ कहाँ पर यूज़ होती है। तो वो 2-3 लेक्चर मैंने डाले थे, आई होप आपको मिल गए होंगे वो। ठीक है। और आज से जो है हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अभी हम जो है सिर्फ वही टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है। देखिए बुक में तो, क्योंकि बुक्स में तो पूरा दिया हुआ है, लेकिन जो टॉपिक्स हटा दिए गए हैं उन टॉपिक्स को हम स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड चीज़ ये कि इस साल से आपके एनसीईआरटी का सिलेबस लागू हो गया है वापस से। इस साल आपको जो है एनसीईआरटी वाली बुक्स ही पढ़नी है, ना कि राजस्थान बोर्ड वाली बुक्स। तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ ये एनसीईआरटी की बुक्स है। आप देखेंगे इस पे लिखा हुआ भी है एनसीईआरटी नॉट टू बी रिपब्लिश्ड। ये जो है एनसीईआरटी का कॉपीराइट है, तो ये हर पेज के ऊपर लिखा होता है। ठीक है। मैंने बहुत सारी पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश करी जिनमें ये ना लिखा हो, पर ऐसा कोई भी नहीं मिला, क्योंकि एनसीईआरटी की जो बुक है उस पर ये लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है बेटा। तो कोई दिक्कत आएगी नहीं वैसे इसमें, क्योंकि जो लेटर्स हैं वो क्लियर दिखाई दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि ये पेज नंबर जो है अपन बुक के अकॉर्डिंग देखें तो आप देखेंगे कि ये पेज नंबर अपन 15 पर है, 15 नंबर पेज पे है। ठीक है। यानी 15 नंबर तक का जो था इसमें से आपके हटा दिया गया है सिलेबस में से। हालांकि शुरू के 3-4 पेज में तो बेसिक केमिस्ट्री के बारे में दिया है कि केमिस्ट्री क्या होती है, कहाँ कहाँ पर जो है यूज़ होती है। वही सारा है, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ इसमें। आप देखेंगे स्टार्टिंग में तो मैंने आपको यही चीज़ें पढ़ाई थी कि रसायन विज्ञान का विकास कैसे हुआ था, ये बताया था मैंने आपको, है ना। और उसके बाद में रसायन विज्ञान कहाँ कहाँ पर जो है इसका महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। ठीक है। और द्रव्य की अवस्थाएं, यानी कि द्रव्य की जो अवस्था होती है ठोस, द्रव और गैस, उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हम देखें तो ये पेज नंबर 4-5 तक तो हम पढ़ चुके थे। उसके बाद की ये सारी चीज़ें जो है भौतिक गुणधर्मों का मापन, एसआई यूनिट्स, क्योंकि एसआई यूनिट्स बेसिकली आप फिजिक्स में पढ़ लेते हैं, है ना, भौतिक विज्ञान में पढ़ लेते हैं, इसलिए केमिस्ट्री में से हटा दी गई हैं। ठीक है। और इनका जो मापन है किस तरीके से किया जाता है वो सब हटा दिया है आपके कोर्स में से। और बाकी चीज़ें भी जो है, जो वैज्ञानिक संकेतांक हैं ये भी हटाए गए हैं, है ना। स्थक अंक जो है वो हटा दिए गए हैं। ये सब चीज़ें जो है आपके सिलेबस से हटाई। और रासायनिक संयोजन के जो नियम हैं इनमें से 2 या 3 नियम तो आप शायद 9th या 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। जैसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम आप लोगों ने पढ़ रखा है, स्थिर अनुपात का, है ना, ये कुछ नियम है, आवागाड्रो का नियम आप लोग पढ़ चुके हैं। ऐसे नियम तो आपने पढ़े हुए हैं और बाकी हटा दिए गए। तो कुल मिलाकर के उसके बाद जो मेन चैप्टर है, यानी इसमें जो मोल कंसेप्ट है वो नहीं हटाया गया है। मोल कंसेप्ट बहुत ज़रूरी चीज़ होती है और वो आपके कोर्स में रखा गया है। तो उसकी शुरुआत जो है वो परमाणविक और आणविक द्रव्यमानों से होती है। ठीक है। तो हम यहाँ से इसको स्टार्ट करेंगे, परमाणविक और आणविक द्रव्यमान। जैसा कि नाम से पता है, परमाणु द्रव्यमान का मतलब है किसी परमाणु का, यानी एटम का द्रव्यमान। और आणविक द्रव्यमान का मतलब है अणु का द्रव्यमान। ठीक है। तो देखिए अपन जो है बुक्स से ही स्टडी कर रहे हैं। और आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी बुक्स खरीदें, और अगर खरीद ली है तो एनसीईआरटी की बुक ही खरीदना, क्योंकि 11th क्लास में सिलेबस एनसीईआरटी वाला ही चलेगा इस साल से। ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान इसका मतलब क्या है कि अर्थात किसी परमाणु का द्रव्यमान जो होता है वो परमाणु द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है। और परमाणु का द्रव्यमान जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि परमाणु बहुत छोटे होते हैं। ठीक है।
और बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, मतलब इतने छोटे कि आपको नेक्ड आई से तो दिखते ही नहीं है, अणु भी नहीं दिखते, तो परमाणु कहाँ से दिखेंगे, है ना। तो इसलिए इनका जो द्रव्यमान होता है वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए इनके द्रव्यमान को ज्ञात करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आसानी से ज्ञात नहीं किया जा सकता, इतने हल्के होते हैं। ठीक है। आजकल जो रिसेंट हम देखें तो बहुत अच्छी अच्छी स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स आ गई हैं द्रव्यमान को यानी मास को फाइंड आउट करने की, परंतु 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग में जो है ऐसी कोई विधि नहीं थी। तो द्रव्यमान को ज्ञात करना बहुत मुश्किल होता था। तो 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक परमाणु का द्रव्यमान के सापेक्ष प्रायोगिक रूप से निर्धारित किए जाते थे, यानी किसी एक के सापेक्ष दूसरे का परमाणु निकाला जाता था, परमाणु द्रव्यमान निकाला जाता था। ठीक है। अब उस टाइम पर जो जितनी स्टडी हुई थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन सबसे हल्का था, इसलिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है वो स्वेच्छा से एक मान लिया, कोई यूनिट नहीं थी उसकी, एक मान लिया गया। ठीक है। देखिए ये मान लिया गया, ये बात अलग है कि बाद में ये प्रूफ हुआ कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक ही होता है, लेकिन स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों ने बिना किसी मात्रक के मान लिया था कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना है, एक, क्योंकि हाइड्रोजन से हल्का कोई भी तत्व उनको नहीं मिला प्रकृति में। तो उन्होंने देखा कि हाइड्रोजन का द्रव्यमान मान लिया उन्होंने एक। ठीक है। और बाकी सब परमाणुओं का जो द्रव्यमान है वो हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में यानी हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग दिया जाता था। मान लीजिए कि कोई परमाणु हाइड्रोजन से 10 गुना ज़्यादा भारी है, तो ये देखा जाता था कि कितना कि हाइड्रोजन है और उससे 10 गुना भारी है, तो इस तरीके से जो है उसके रेस्पेक्ट में दिया जाता था। ठीक है। यानी उसके संदर्भ को देते हुए जो है उसके सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान निकाले जाते थे। ठीक है। परंतु अब जो है जो द्रव्यमान मापन की जो विधि है वो है कार्बन 12, यानी कार्बन 12 जो है वो अब मानक माना जाता है, यानी स्टैंडर्ड जो है वो अब किसको माना जाता है, कार्बन 12 को। तो यहाँ ये बात ध्यान रखिएगा कि पहले हाइड्रोजन को मानक माना जाता था, लेकिन फर्दर जब और ज़्यादा रिसर्च हुई तो ये माना गया कि कार्बन 12 जो है वो क्या है, मानक है, कार्बन 12। और कार्बन 12 क्या है, कार्बन का एक आइसोटॉप यानी कि समस्थानिक है। ठीक है। समस्थानिक क्या होते हैं ये आप 10th क्लास तक पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है। तो 1961 में जो है ये किया गया था कि यहाँ कार्बन 12 एक क्या है, समस्थानिक है, जिसे C12, ये ऊपर 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है। ठीक है। C12 से हम क्या करते हैं, निरूपित करते हैं, और इसके 12 परमाणु द्रव्यमान मात्रक यानी एटॉमिक मास यूनिट। देखो ध्यान रखना, अब वैसे तो आप लोग हिंदी मीडियम के हो, लेकिन यूनिट लिखते वक्त अपन जो है इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं, एएमयू। एएमयू का मतलब है एटॉमिक मास यूनिट, तो आपको इसका मतलब पता होना चाहिए हिंदी में भी। ठीक है। एटॉमिक मास यूनिट का मतलब है परमाणु द्रव्यमान मात्रक। ठीक है। तो इसके 12 एएमयू मान दिए गया है। ठीक है। इसका कार्बन 12 का मान कितना है, 12। ठीक है। एएमयू इसकी क्या है, यूनिट है, यानी इसका मात्रक है एएमयू, यानी 12 एएमयू इसका मास होता है। ठीक है। तो बाकी सभी तत्वों के परमाणु का द्रव्यमान इसे मानक मानकर निकाला जाता है। ठीक है। एक परमाणु द्रव्यमान मात्रक को एक कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के यानी 1/12वें भाग के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो देखिए C12 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, कार्बन 12 के अकॉर्डिंग, तो कार्बन का मास कितना है, 12 एएमयू, यानी 12 एएमयू है। ठीक है। तो एक एएमयू का मतलब कितना होगा, 1/12। आ रही बात समझ में कि भाई कार्बन 12 का मास कितना है, 12 एएमयू। ठीक है। कार्बन 12 का मास है 12 एएमयू। तो एक एएमयू का मतलब कितना होगा, एक एएमयू का मतलब होगा 1/12 यानी 1/12। ठीक है। एक एएमयू का मतलब होता है 1/12, और इसका मान आएगा ये 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। एक एएमयू का मतलब आया ये, यानी 1.66056 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। ठीक है। और हाइड्रोजन के एक परमाणु का मास कितना होता है, वो इतना होता है 1.6736 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो यानी एएमयू के पदों में अगर हम हाइड्रोजन का मास निकाले तो ग्राम से तो ग्राम कट जाएगा, तो यूनिट लेस हो जाएगी वो चीज़, यानी एएमयू में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। तो देखिए हाइड्रोजन के एक परमाणु का मास इतना है। ठीक है। और एक एएमयू का मतलब इतना होता है, तो दिस अपॉन दिस तो क्या आता है 1.0078 यूनिट, है ना, या यूनिफाइड मास जिसको हम कहते हैं। ठीक है। यू यू का प्रयोग किया जाता है, यू का मतलब होता है
एकीकृत द्रव्यमान यानी यूनिफाइड मास। ठीक है, तो देखिए हाइड्रोजन का कितना आया 1.0080। आपको याद होगा मैंने अभी स्टार्टिंग में ही बोला था कि 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में वैज्ञानिकों ने मान लिया था हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक, बिना किसी मात्रक के, लेकिन बाद में जब निकाला गया तो वो वास्तव में कितना आता है, एक ही आता है। ठीक है, यानी 1.0080। ठीक है, और यू का मतलब है यूनिफाइड मास। ये कोई यूनिट नहीं है, सिर्फ हम लिख सकते हैं और ना भी लिखें तो भी चलता है, 1 लिखेंगे तो भी वो है, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कार्बन 12 के बेसिस पे यानी C12 के आधार पर जो है परमाणु द्रव्यमान निकाले गए, और कार्बन का मास कितना है 12 AMU, तो 1 AMU का मतलब कितना हुआ 1/12। ठीक है, और 1 AMU को अगर हम ग्राम में परिवर्तित करें तो 1 AMU के ग्राम कितने होते हैं 1.66056 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होते हैं, ये निकाला हुआ है। ठीक है, और हाइड्रोजन का मास जो है द्रव्यमान अगर हम देखें ग्राम में तो वो होता है 1.6736 × 10⁻24 ग्राम। तो हाइड्रोजन का मास अगर हम AMU में निकालें तो कितना होएगा कि जो हाइड्रोजन का मास ग्राम में आया है और 1 AMU का मतलब जितना होता है उससे हम क्या कर दें, उसको भाग दे दें, यानी ये डिवाइड कर दिया तो देखिए ये आता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, एटॉमिक मास निकालते हैं। तो अब अगर ऑक्सीजन का निकालना है तो वो कितना हो जाएगा 15.995 AMU। ठीक है, O16 ऑक्सीजन का समस्थानिक है, O16 है ना, और 15.995 को हम 16 ही लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम परमाणु मास निकाल लेते हैं। उसके बाद में आता है औसत परमाणु मास या औसत परमाणु द्रव्यमान। देखिए परमाणुओं के आपको मालूम है कि जो पृथ्वी के अंदर या हम कहें कि जो एनवायरनमेंट में हमको नेचर में जो परमाणु मिल रहे हैं या जो एलिमेंट तत्व मिल रहे हैं उन तत्वों के समस्थानिक भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें तो उन सभी समस्थानिकों के जो उपस्थिति है और उनकी जो प्रतिशत उपलब्धता है उसके आधार पर जो है औसत परमाणु द्रव्यमान निकाले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल लिया गया है कार्बन का। अगर कार्बन देखें हम तो कार्बन का जो समस्थानिक C12 है, आप देखें उसकी जो बाहुल्यता है नेचर में यानी प्रकृति में वो है 98.892%। ठीक है, और उसका द्रव्यमान 12 होता है, पता है अपने को। और C13 जो है समस्थानिक, इसकी आपेक्षिक बाहुल्यता जो है वो कितनी है 1.108। ठीक है, और उसका द्रव्यमान कितना होता है 13 होता है। और C14 जो है उसकी बाहुल्यता देखिए 2 × 10⁻⁻10 है, यानी बहुत कम, रेयर। ठीक है, तो उसका द्रव्यमान कितना होता है 14 होता है। अब देखिए ये प्रतिशतता कितने में से है 100 में से है, आप जानते हैं। ठीक है, अगर हम 1 में से करें तो अपॉन 100 हो जाएगा, यानी ये चीज़ हो जाएगी 0.98, ये हो जाएगा 0.011, और इसके आगे क्या हो जाएगा अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए ये 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, ये चीज़ है। तो अब इसका अपने को औसत निकालना है, तो औसत तो हम जब निकालेंगे तो ये देखिए जब औसत निकालेंगे तो इनकी जो अपेक्षिक बहुल्यता है और इनका जो परमाणु मास परमाणु द्रव्यमान है उनको आपस में गुणा करते हैं हम। जैसे देखिए कार्बन 12 की औसत परमाणु द्रव्यमान निकालना, तो कार्बन 12 का जो है औसत अपेक्षिक बहुल्यता कितनी है 98, यानी 0.98 हो गई। ठीक है, द्रव्यमान कितना था 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12 प्लस इसका कितना है 1.108 यानी 0.011। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 13। ठीक है, और इसका कितना था 2 × 10⁻⁻10। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 14। तो इन सब को पहले इससे गुणा करेंगे और इसको पहले इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे। ठीक है, और उसके बाद में इन सबको आपस में क्या कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, और जोड़ने पर जो आता है वो आता है 12.011। ठीक है, ये आता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कार्बन का औसत परमाणु भार जो है या परमाणु द्रव्यमान जो है वो कितना आता है 12.011 आता है। ठीक है, और इसी प्रकार अन्य सभी परमाणुओं के भी क्या है औसत द्रव्यमान निकाले जाते हैं। ठीक है, औसत द्रव्यमान निकालने का यही एक मेथड है कि जितने भी समस्थानिक हैं किसी भी तत्व के, जितने समस्थानिक होते हैं उन सभी समस्थानिकों की जो अपेक्षिक बहुल्यता है यानी कि प्रकृति में उनके कितना पाया जाता है वो, उस अपेक्षिक बहुल्यता को उसके
परमाणु द्रव्यमान से गुणा करें और जितने समस्थानिक है उन सब की आपेक्षिक बहुल्यता को उनके परमाणु द्रव्यमान से गुणा करके आपस में जोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी उनको प्लस कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा, तो उससे क्या निकल करके आ जाती है, किसी भी तत्व की जो है औसत परमाणु द्रव्यमान निकल करके आ जाता है। ठीक है, अब उसके बाद में आता है आणविक द्रव्यमान। बहुत सिंपल सी चीज़ है कि हमने परमाणु द्रव्यमान निकाल लिया। अब देखिए अणु बनते किससे है, परमाणुओं से मिलकर के अणु बनते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास परमाणुओं का द्रव्यमान है तो एक अणु में जितने परमाणु हैं उन सब परमाणुओं के द्रव्यमान को जोड़ करके क्या निकाला जाता है, अणु का द्रव्यमान निकाला जाता है, जिसको हम कहते हैं आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जैसे किसी अणु का आणविक द्रव्यमान उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। ठीक है, जो उसके अंदर जितने भी परमाणु उपस्थित हैं उनके द्रव्यमानों का योग होता है। इसे प्रत्येक तत्व के परमाणु द्रव्यमान और उपस्थित परमाणुओं की संख्या के गुणनफल के योग के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इसमें क्या करना है, परमाणु का द्रव्यमान और उस परमाणु की अणु के अंदर संख्या कितनी है उससे गुणा करते हैं उसको। ठीक है, और बाद में सबको जोड़ लेते हैं। देखिए एग्जाम्पल से समझिए इसको, जैसे मीथेन है। मीथेन में आप देखिए कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना है, 12। अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले कि कार्बन का औसत परमाणु द्रव्यमान 12 है। ठीक है, पर कार्बन है एक ही, तो 12 ही रहेगा, क्योंकि 12 को 1 से गुणा करेंगे तो 12 ही आएगा। लेकिन हाइड्रोजन का अगर हम देखें तो द्रव्यमान तो 1.008 होता है, लेकिन हाइड्रोजनों की संख्या कितनी है, यहाँ 4। तो परमाणु का द्रव्यमान और उसकी संख्या से उसको गुणा कर देते हैं। तो मीथेन अणु के अंदर हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 4 से। ठीक है, ये देखिए, और 12 के साथ में जोड़ देंगे क्योंकि कार्बन तो एक ही था, तो टोटल मिला करके आएगा यहाँ पे 16.043। ठीक है, 16.043 यानी 16.043 मास आता है, यूनिफाइड मास यानी एकीकृत द्रव्यमान आता है। ठीक है, इस तरीके से जो है हम अणु का द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे जल है तो जल का कैसे निकालेंगे, H2O, तो हाइड्रोजन कितने हैं उसमें 2, तो 1.008 इंटू 2 हो जाएगा, और ऑक्सीजन तो एक ही है तो एक का मास कितना होता है 16, तो 16 में जोड़ दिया जाएगा, यानी 16 प्लस 2 कितना हो गया, 18 हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से पॉइंट्स के आगे कुछ आता ज़रूर है, पर जब हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं यानी जब हम न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर हम जो है राउंड फिगर में ही चलते हैं। यानी जैसे मीथेन है तो उसका 16 ही लेते हैं, जल है तो जल का 18 ही लेते हैं। ठीक है, बाकी होता इतना है, सही मायनों में देखा जाए तो यहाँ जो लिखा है इतना होता है। ठीक है, उसके बाद में एक आता है यहाँ पे फॉर्मूला मास यानी सूत्र द्रव्यमान। उससे पहले देखिए एक क्वेश्चन है कि ग्लूकोज अणु का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ग्लूकोज के अणु का हमको क्या करना, आणविक द्रव्यमान ज्ञात करना। तो ग्लूकोज के अणु का पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला अगर अपन देखें तो ये है C6H12O6 होता है। ठीक है, अब इसमें कार्बन 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी 6 है। तो अब देखिए कार्बन का होता कितना है, 12 होता है मास, है ना, यानी उसका द्रव्यमान 12 होता है। तो 12 को किससे गुणा करोगे, 6 से। ठीक है, फिर हाइड्रोजन देखें तो 12 है, लेकिन उसका द्रव्यमान कितना होता है, 1, तो 12 को गुणा करेंगे किससे, 1 से, 1.008 से। फिर ऑक्सीजन का देखिए है 6, द्रव्यमान कितना होता है 16, तो 16 से गुणा कर दिया 6 को, और इन सबको आपस में जोड़ दिया तो आता है 180.162 यानी 180.162। ठीक है, तो ये आता है ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान। ठीक है, इन जनरल जब हम मान लीजिए इस तरीके का क्वेश्चन अगर आपके न्यूमेरिकल में आता है या क्वेश्चन आता है तो आप कार्बन का 12 ही रखेंगे, हाइड्रोजन का 1 रखेंगे और ऑक्सीजन का 16 रखेंगे, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो 180 आएगा सिर्फ। ठीक है, ये जो बाद में आ रहा है ना 0.162 ये नहीं आता है, और ना हम ये लोग ना हम ये सब रखते हैं। ठीक है, जो है कंप्लीट ही रखते हैं ताकि कैलकुलेशन करने में भी आसानी हो और आपको आणविक या परमाणु द्रव्यमान जो है वो याद रखने में भी आसान रहे। ठीक है, उसके बाद में जो है कुछ है सूत्र द्रव्यमान। कुछ पदार्थ जो है, जैसे हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, जो उनकी घटक इकाइयों के रूप में अणु अलग से उपस्थित नहीं होते, ऐसे यौगिकों में धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयनों का क्या होता है, त्रिविम
संरचना के अनुसार व्यवस्थित रहते हैं ये, ठीक है। जैसे सोडियम क्लोराइड में क्या होता है, एक सोडियम का आयन 6 क्लोरीन आयनों से घिरा होता है और एक क्लोरीन जो है वो 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। संरचना आपके सामने है, आप देख रहे हैं, ठीक है। यानी यहाँ पर अलग अलग अणु नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि अलग अलग अणु हैं और उनका आप जो है आणविक द्रव्यमान निकाल लो। NaCl कोई अणु नहीं है, बल्कि ये क्या है, क्रिस्टल जालक के अंदर, क्रिस्टल के जो जालक होते हैं उन जालकों में एक सोडियम आयन 6 क्लोरीन आयनों से घिरा होता है और एक क्लोरीन आयन 6 सोडियम आयनों से घिरा होता है। तो यहाँ पर जो है आणविक द्रव्यमान नहीं निकाला जाता है, जबकि यहाँ क्या निकाला जाता है, सूत्र द्रव्यमान निकाला जाता है। वो कैसे कि आयन्स अपने विपरीत आवेशित आयनों से, जितने आयनों से घिरा होता है, उनका सरल अनुपात निकाल लिया जाता है। यहाँ पर देखिए, जैसे सोडियम क्लोराइड में सोडियम 6 Cl आयनों से घिरा है और Cl 6 सोडियम आयनों से घिरा है, तो इसमें अनुपात क्या आएगा, 6:6, और उसका सरल अनुपात क्या होगा, 1:1, यानी 1:1। और इसीलिए हम NaCl का फॉर्मूला सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखते हैं NaCl, ना कि Na6Cl6, ऐसे नहीं लिखते हैं। क्या लिखते हैं, NaCl, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि NaCl जो हमने लिखा है ये फॉर्मूला है, ना कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ठीक है। ये क्या है, उसका सूत्र है, ना कि अणु अणु नहीं है ये, बल्कि क्या है, ये उसका सूत्र है। तो उसके सूत्र के अकॉर्डिंग ही उसका क्या निकाला जाता है, द्रव्यमान निकाला जाता है, और उसे सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका अक्सर हम सूत्र द्रव्यमान ही निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि वो अणु के रूप में नहीं होते, बल्कि वो आयनों के रूप में होते हैं। और एक आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों से घिरा रहता है हमेशा, ठीक है। तो वहां पर ये अणुओं के रूप में ना पाए जाते हैं, इसीलिए हम इनका अणु सूत्र नहीं निकालते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, सूत्र द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। तो इनका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग इनका जो है फॉर्मूला मास यानी सूत्र द्रव्यमान निकाला जाता है, और उसी को जो है हम आणविक द्रव्यमान के रूप में यूज करते हैं, या आणविक द्रव्यमान करके ही उसको आगे यूज किया जाता है। जैसे NaCl का प्रयोग सूत्र द्रव्यमान परिकलित किया जा सकता है, ठीक है, ना कि आणविक द्रव्यमान के परिकलन के लिए, क्योंकि ठोस अवस्था में सोडियम क्लोराइड में अणु उपस्थित ही नहीं होते हैं, ठीक है। क्योंकि ठोस अवस्था में अणु उपस्थित नहीं होते, वो तो आयनों के रूप में रहता है, अणु तो होते ही नहीं है, और आयन अपने से विपरीत आवेशित आयनों से घिरे होते हैं। इसलिए सोडियम क्लोराइड का जो सूत्र द्रव्यमान है वो क्या आएगा, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान प्लस क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान, और सोडियम का परमाणु द्रव्यमान होता है 23 और क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान होता है 35.5, तो टोटल मिलाकर के क्या होएगा, 58.5, ठीक है। और ये 58.5 क्या है, सोडियम क्लोराइड का यह है सूत्र द्रव्यमान है, ध्यान रखिएगा। हालांकि इन जनरल लैंग्वेज में जब सोडियम क्लोराइड का कोई मॉलिक्यूलर मास पूछता है तो हम यही बताते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा सोडियम क्लोराइड मॉलिक्यूल की फॉर्म में यानी अणु के रूप में तो होता ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद में जो है अपने आ जाते हैं ये मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। तो मोल कंसेप्ट जो है वो हम कल पढ़ेंगे, क्योंकि अभी जो है ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा टॉपिक, है ना। तो मोल कंसेप्ट को हम कल स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू।